हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर में। आपका सेकंड पार्ट चल रहा है हाइजीन का। उसका नेक्स्ट चैप्टर अब हम शुरू कर रहे हैं, मल निष्कासन की व्यवस्था। इससे पहले कल की क्लास में हमने देखा था कि डेड बॉडी का डिस्पोजल किस तरह से करते हैं और एक सॉलिड वेस्ट जो होते हैं उनका डिस्पोजल किस तरह से करते हैं। तो ये दो चैप्टर हमने कल कर लिए थे। आज हम करते हैं एक्सक्रीटा का डिस्पोजल। एक्सक्रीटा के डिस्पोजल के अंदर सीवेज एरिया जो होते हैं उनके अंदर किस तरह से करना है और अनसीवेज एरिया जो होते हैं उनमें किस तरह से करना है। लेटरिन की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए कैंप शादी के अंदर, फेयर फेस्टिवल्स में, इन सब की व्यवस्था हम देखते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सक्रीटा का डिस्पोजल। एक्सक्रीटा का डिस्पोजल क्यों ज़रूरी है? एक्सक्रीटा क्या होता है? एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। अगर हम डिस्पोजल इसका नहीं करेंगे, इसका उचित तरीके से निपटान नहीं करेंगे, यानी इसका उचित रूप से निष्कासन नहीं करेंगे, तो इसके कारण क्या होती है? बीमारियाँ होती हैं। और वो बीमारियाँ किन किन सोर्स के द्वारा होती हैं कि वो या तो मल के थ्रू, पानी के थ्रू, हमारे फूड के थ्रू हमारे अंदर जाएगी, मल से जाएगी पानी में, पानी से जाएगी, पानी दूषित होगा और उसी पानी का अगर यूज करेंगे तो वो फूड में जाएगी, या फिर हमारे हाथों के जो सैनिटाइजेशन हम प्रॉपर रूप से नहीं करेंगे, सैनिटेशन नहीं करेंगे तो उसके अंदर होगी, या फिर हमारी मक्खियाँ क्या करेगी, उस मल पर अगर गंदगी रहेगी वहाँ पे तो उस पर बैठेंगी और वही मक्खियाँ अगर हमारे फूड पे रहती है तो वो फूड क्या होगा? कंटामिनेटेड होगा। उसके कारण क्या होंगे? हम बीमार होंगे, या फिर मृदा के द्वारा होगी। तो इन थ्रू इनके थ्रू फीसस से, यानी कि हमारा जो एक्सक्रीटा है उसके थ्रू किससे पहुंचती है? हमारे ह्यूमन होस्ट तक पहुंचती है, यानी हमारी बॉडी तक क्या पहुंचती है? ये पहुंचते हैं। तो देखते हैं इसके द्वारा किस तरह से इसका व्यवस्था है, डिस्पोजल की व्यवस्था किस तरह से करनी है हमें, और अलग अलग एरिया में जहाँ सीवेज लाइन होती है वहाँ पर किस तरह से व्यवस्था करनी है, और जहाँ सीवेज लाइन नहीं है वहाँ पर व्यवस्था किस तरह से करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सक्रीटा का डिस्पोजल, यानी कि मल निष्कासन व्यवस्था, और लेटरिन यानी कि शौचालय। अभी तक इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है। एक्सक्रीटा के इम्प्रॉपर डिस्पोजल के कारण क्या होती है? कई डिजीज़ होती हैं। कौन कौन सी डिजीज़ होती है? जो दूषित जल व खाने के द्वारा होती है। टाइफाइड होती है, कॉलेरा होती है, डायरिया होती है, वायरल हेपेटाइटिस और डाइसेंट्री होती है। ठीक है। हेल्थ हैजार्ड ऑफ इम्प्रॉपर एक्सक्रीटा डिस्पोजल किसके जैसे होंगे? सॉलिड वेस्ट का जो हमने एक्यूमुलेट, जब सॉलिड वेस्ट हो जाते हैं तो उससे क्या होती है? फ्लाई ब्रीडिंग करती है तो उसके द्वारा क्या होती है? उसके थ्रू क्या होती है? बीमारियां फैलती है ह्यूमन तक। तो हमने कल की क्लास में ये पढ़ लिया था। उसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रांसमिशन ऑफ फीकल बॉर्न डिजीज, यानी फेसिस के थ्रू या एक्सक्रीटा के थ्रू डिजीज कैसे होती है। तो सबसे पहले ये है फीसिस, यानी कि मल है, यानी कि एक्सक्रीटा है। ठीक है, ये क्या करेगा? इसके थ्रू अगर वाटर दूषित हुआ, पानी दूषित हुआ, तो ये पानी से अगर हम यूज कर रहे हैं, पानी दूषित है एक्सक्रीटा के द्वारा, और उसी पानी का अगर हम यूज कर रहे हैं फूड में, तो उससे क्या होगी? न्यू होस्ट यानी कि ह्यूमन तक पहुंचेगा और बीमारियां होगी। ठीक है। दूसरा है, अगर हम सैनिटेशन प्रॉपर नहीं रखते हैं, उचित रूप से हम हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, तो हमारे फिंगर्स आदि के द्वारा, यानी कि इनके द्वारा किस तक आएगी? 4F, मेनली ये 4F होते हैं, फिशेस, फिंगर, फ्लाइज एंड फूड, ये होते हैं मेन रोल। तो लेकिन यहाँ पे ये 4 कारण बताए गए हैं, ये मेन इनका मुख्य सोर्स है किसका? डिजीज का, और ये है वाहक है, एक तरह से इसको ले जाने वाला, इस बीमारी को ले जाने वाला वाहक है, और ये हमारा ह्यूमन होस्ट है। होस्ट क्या होता है? इसकी डेफिनेशन एपिडेमियोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है। फ्लाइज के थ्रू जाती है, फ्लाइज मक्खियों के थ्रू क्या करती है? खाना दूषित होगा और उससे होगा ह्यूमन बॉडी दूषित होगी। सोइल क्या होती है? फिशिस के कारण क्या होती है? दूषित होती है, जिससे क्या होता है? फूड दूषित होगा और हमारे न्यू होस्ट तक अगर जाएगी। लेकिन ये था एक क्रम किसका? फीकल बॉर्न डिजीज का ट्रांसफर होने का क्रम था। लेकिन अगर हम
यहीं पे हाइजीन मेंटेन करने या सैनिटेशन मेंटेन कर ले तो उससे क्या होगी, ये एक सैनिटेशन बैरियर है लाल रंग का जो दिखाई दे रहा है, अगर यहीं पे अगर हम सारी बीमारियों को रोक दें तो ना तो ये वाटर, फिंगर, फ्लाई और सोइल दूषित होगा, ना ये फूड कंटामिनेटेड होगा, ना ही हमारे अंदर बीमारियां होंगी। ठीक है, तो ये है ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज एजेंट, यानी कि फीकल बॉर्न डिजीज का ट्रांसमिशन किस तरह से होता है, तो ये उसका क्रम था। अब उसके बाद पढ़ते हैं कि सेग्रेशन ऑफ फीसेस, यानी कि सेग्रेशन यानी सैनिटेशन करें या इसको अलग कर दें, इसका पृथक्करण कर दें, या फिर इसका हम डिस्पोजल कर दें। और क्या करें, वाटर की प्रोटेक्शन करें, वाटर की जो सप्लाई हो रही है वहाँ सीवेज लाइन से दूर हो, जो सीवेज लाइन है हमारी उससे दूर वाटर की सप्लाई वाली लाइन हो। और क्या करना है, प्रोटेक्शन ऑफ फूड, हमारे फूड को हमें ढक कर रखना है, प्रोटेक्ट करना है। पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है। फ्लाइज जो होती हैं अनवांटेड, मतलब फ्लाइज जो होती हैं, मक्खी मच्छर आदि जो होते हैं, इनको क्या करना है, कंट्रोल करना है। अगर ये की जाए तो इस डिजीज़ के साइकिल को क्या करते हैं, हम ब्रेक कर सकते हैं। ये बताया गया है फीकल बॉर्न डिजीज़ के ट्रांसमिशन को किस तरह से ये होता है और किस तरह से हमें इसको रोकना है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं, यही थोड़ी बहुत बातें दी गई हैं कि किस तरह से हमें रोकना करना है। ये बताया गया है कि इसमें सेग्रेशन ऑफ फीसेस मोस्ट इफेक्टिव स्टेप है, यानी कि डिस्पोजल, अगर हम किस तरह से हम उस एक्सक्रीटा का डिस्पोजल करते हैं वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होती है, स्टेप होता है, जिससे क्या होता है सैनिटेशन बैरियर द्वारा मेंटेन किया जा सकता है। अब फीसेस का जो होता है क्या सेग्रेशन जो होता है किसके द्वारा मेंटेन होता है, सैनिटेशन बैरियर के द्वारा मेंटेन होता है। और ये सैनिटेशन बैरियर जो है कब काम करता है, जब सैनिटरी लेट्रिन होती है या फिर डिस्पोजल पिट के द्वारा क्या होती है, प्रोवाइड होती है। यानी कि सैनिटरी लेट्रिन हमारे जो शौचालय हैं वो उचित रूप से बनाए गए हों, उचित रूप से सीवेज लाइन की व्यवस्था हो, तब ये सैनिटेशन बैरियर क्या करता है, काम करता है। अब मेथड पढ़ते हैं एक्सक्रीटा के डिस्पोजल के। एक तो होता है सीवेज्ड एरिया, सीवरेड एरिया होता है एक तो, और एक अनसीवरेड एरिया। सीवरेड एरिया का मतलब होता है जहाँ सीवेज लाइन नहीं हो। अनसीवरेड एरिया का मतलब होता है जिसे गांव में होती है, कोई सीवेज लाइन नहीं होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर क्या बनाते हैं, एक लेट्रिन की व्यवस्था बनाते हैं। गड्ढा खोद के उसके अंदर क्या करते हैं, साइड में बम्बू लगा देते हैं, यानी कि बांस की लकड़ी लगा देते हैं हम यहाँ पे, जिससे क्या होगा, ये गड्ढा भरेगा नहीं, और उसके ऊपर क्या कर देते हैं, स्केटिंग प्लेट लगा देते हैं, उसी का यूज कर देते हैं। जब कुछ सालों बाद या 2-3 महीने बाद या जितने भी टाइम बाद ये गड्ढा जब भर जाएगा तो इसको क्या करते हैं, मिट्टी से फिल कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं और एक नया बना लेते हैं। ये होता है जहाँ सीवेज लाइन नहीं होती है। सीवेज लाइन क्या होती है, एक पाइप होता है, ठीक है। तो जितने भी घर हैं उनका क्या करता है, जो एक्सक्रीटा होता है वो इसी पाइपलाइन में जाता है, और इस पाइपलाइन जो ये पाइपलाइन की जो ओपनिंग होती है वो जो पब्लिक एरिया होता है उससे दूर ओपनिंग होती है, और जहाँ इसकी पाइपलाइन की ओपनिंग होती है ना वहाँ पर क्या होती है, इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे हम आगे किस तरह से। सीवेज एरिया जगह, जहाँ अगर सीवेज एरिया होगा तो वहाँ पर सीवेज जो है, स्लज जो है, जो एक्सक्रीटा है, उसका ट्रीटमेंट भी तो होगा, तो वो ट्रीटमेंट हम पढ़ेंगे सीवेज एरिया पढ़ेंगे जब। तो अनसीवेड एरिया के अंदर क्या करते हैं, जहाँ सीवेज लाइन नहीं होती है वहाँ किस तरह से करते हैं, एक सर्विस टाइप, यानी कि एक तो कंजर्वेंसी सिस्टम होता है, यानी कि उसको कलेक्ट करो। कंजर्वेंसी मतलब सिस्टम है कि आपने जितना भी मल त्याग किया उसको कलेक्ट करना है, ठीक है। लोकल लैंग्वेज में बताऊँ तो यानी कि जितना भी मल करा है उसको संरक्षण करो, उसको कलेक्ट करो, फिर उसका डिस्पोजल करो। एक तो ये बताया गया। नॉन सर्विस टाइप के अंदर आता है कि लेट्रिन बनाई है, नॉन सर्विस है लेकिन लेट्रिन बनाई है हमने, कैसी, एक तो बोरहोल लेट्रिन बनाई है, एक डगवेल बनाई है यानी पिट लेट्रिन बनाई है, एक सेप्टिक टैंक वाली बनाई है, एक एक्वा प्राइवी बनाई है, एक्वा प्राइवी बनाई है, और एक केमिकल क्लोसेट बनाई है जो कि एरोप्लेन में काम आती है, ठीक है। और एक होता है फोर फेयर कैंप, ये जो तो कैंप लगते हैं, मेले लगते हैं, इनके अंदर कैसा होता है, एक स्लो ट्रेंच लेट्रिन होती है जहाँ ये हेल्थ के कैंप लगते हैं या फिर किसी भी प्रकार का जो कैंप लगता है, मेला लगता है, उनके अंदर है, ठीक है। एक डीप ट्रेंच लेट्रिन होती है, एक पिट लेट्रिन होती है, एक बोरहोल लेट्रिन होती है। अब ये जो सारी हैं इनका एक एक करके हम वर्णन अभी पढ़ेंगे। तो और दूसरी है ये सीवेज लाइन एरिया है, यहाँ पे क्या होता है, वाटर कैरिंग सिस्टम होता है और सीवेज का ट्रीटमेंट होता है। मैंने यही तो बताया, सीवेज लाइन है, वहाँ पे सीवेज लाइन है, तो सीवेज लाइन क्या करती है, एक्सक्रीटा को क्या करती है, कलेक्ट करती है। कलेक्ट करती है तो वाटर कैरिंग सिस्टम होता है, साथ में वाटर जो अनवांटेड वाटर मतलब कि जो गंदा पानी होता है घरों के द्वारा निकलता है, बर्तन धोने का मान लो, नहाने का मान लो, जो सारा पानी जो होता है इसी लाइन में जाता है, ठीक है। और जो हमारा एक्सक्रीटा है वो भी इसी लाइन में जाता है। तो और वहाँ पे इस लाइन से इस लाइन को कहाँ खोला जाता है, पब्लिक एरिया से दूर खोला जाता है, और वहाँ किया जाता है इस चीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये बताया गया है इसमें।
वाटर, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, पहले अब इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कैरिंग तो हमने कर लिया, अब इसका ट्रीटमेंट, एक तो प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा, फिर इसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा, फिर इसका अदर तरीके से, जैसे जब प्योर बिल्कुल जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अलग हो गया, तो जो पानी बचेगा उससे क्या कर देंगे, सी आउटफॉल यानी कि समुद्र में गिरा देंगे या नदी में गिरा देंगे, रिवर्स आउटफॉल कर देंगे, या सीवेज का फार्मिंग में यूज़ कर लेंगे, या ऑक्सीडेशन पॉन्ड में इसका कर देते हैं डिस्पोजल, ठीक है। तो पहले आज हम पढ़ेंगे अनसीवेज एरिया, ठीक है, इसका डिस्पोजल पढ़ते हैं सबसे पहले आज हम। एक्सक्रीटा डिस्पोजल इन अनसीवरेड एरिया, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं होती है, उन एरिया में लोग किस तरह से एक्सक्रीटा का डिस्पोजल करते हैं वो पढ़ते हैं। तो पहला पढ़ते हैं सर्विस टाइप, यानी कि कंजर्वेंसी सिस्टम लैट्रिन, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि ह्यूमन एजेंसी के द्वारा क्या होता है, यानी ह्यूमन खुद क्या करता है, अपने नाइट सोइल यानी कि अपने जो विस्टा होता है, अपना मल जो होता है उसे कलेक्ट करता है, किसमें, बकेट और पेल यानी कि वेसल से रिमूव किया जाता है, बकेट के थ्रू और पेल के थ्रू क्या करता है, रिमूव किया जाता है। अब नाइट सोइल को किसमें, नाइट सोइल कार्ड्स होती है, जिसके द्वारा फाइनल डिस्पोजल पहले इस पर क्या करते हैं, पहले तो इसको कलेक्ट कर लिया, ठीक है, अपने जो नाइट सोइल उसको, अब नाइट सोइल कार्ड के द्वारा इसे क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, किसके लिए, कंपोस्ट बनाने के लिए, यानी खेतों आदि के अंदर, खेत जो होते हैं, फील्ड जो होते हैं ना, जहाँ पे किसान क्या बनाते हैं, कृषि वगैरह करते हैं, तो उन एरिया पे क्या करता था, अब ये नाइट सोइल जो हमने कलेक्ट किया इसको यहाँ पे डाल दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, इसको यहाँ पे डाल दिया जाता है, जिससे क्या होगा, इस एरिया के अंदर क्या होगी, ये कुछ दिनों तक ये जो नाइट सोइल है वो रहेगी, और उससे क्या होगा, नाइट सोइल अगर रहेगी तो उससे क्या होगी, वो खाद बन जाएगी, कंपोस्ट बन जाएगी। तो ये है इनका ये मेथड, जो सर्विस टाइप या कंजर्वेंसी जो मेथड था वो मेथड था ये, ठीक है। इसके ड्रॉबैक क्या होती है, फ्लाई ब्रीडिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आपने दूसरे एरिया में छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे तो फ्लाई ब्रीडिंग होगी ना, जिस भी एरिया में आपने इसे डिस्पोज किया है वहाँ पे फ्लाई ब्रीडिंग होगी, यहाँ का पानी, यहाँ से जो भी पानी गुजरेगा वो, यहाँ की मिट्टी क्या होगी, पॉल्यूटेड होगी, और जिन बकेट्स में आप इनको कलेक्ट कर रहे हो उन्हें बार बार क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और यदि स्वीपर्स जो कि इनको उठाने के लिए आते हैं वो अगर स्ट्राइक पर होते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या करता है, कोलैप्स कर जाता है, यानी कि गड़बड़ा जाता है, ठीक है। या तो ह्यूमन खुद कर सकता है ये काम, या फिर क्या करेगा, स्वीपर्स जो आते हैं उनके द्वारा करवाएगा। ये तो था सर्विस टाइप, ठीक है, जो कि ये गलत तरीका है। अब पढ़ते हैं नॉन सर्विस टाइप, जिसमें आता है सैनिटरी लैट्रिन बनाएंगे, ठीक है, शौचालय की व्यवस्था है। सबसे पहले लैट्रिन बनाते हैं बोरहोल टाइप का। इस लैट्रिन में क्या होता है, एक बार रफली आइडिया बना दूँ मैं, इसमें क्या करना है, एक होल बनाना है, ठीक है, एक गड्ढा बनाते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह दी हुई है, और ये गड्ढा बनाया हमने, ठीक है। अब गड्ढा बनाते हैं तो साइड के अंदर से मिट्टी तो रहेगी, तो वो मिट्टी कभी भी अंदर इसके अंदर धस सकती है ना, तो ये गड्ढा क्या होगा, वापस से भर जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, इस गड्ढे के साइड में बांस लगा देते हैं, ठीक है, वेल्डिंग कर दी बांस की, जिससे क्या होगी, ये मिट्टी क्या होगी, धसेगी नहीं, अंदर नहीं आएगी, ठीक है, अंदर नहीं गिरेगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्वेटिंग प्लेट लगा देते हैं, ठीक है, स्वेटिंग प्लेट लगा देते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्पेस सा बना देते हैं, और प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए मतलब कि इसको ढक देते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये होता है। अब कुछ महीनों बाद में जब क्या होगा, ये इतना बढ़ जाएगा, ठीक है, मतलब कि मल आदि या नाइट सोइल का द्वारा, एक्सक्रीटा के द्वारा ये इतना भर जाएगा, तब क्या करते हैं, स्क्वेटिंग प्लेट को उखाड़ते हैं, हटा दी स्क्वेटिंग प्लेट। अब इसको क्या कर देते हैं, मिट्टी के द्वारा ढक देते हैं और इसको यूज़ करना बंद कर देते हैं। ये है बोरहोल मेथड, ठीक है, रफली बताया मैंने। अब पढ़ लेते हैं। इस लेट्रिन में एक सर्कुलर होल होता है। अब इसका डायमीटर दिया गया है कि 12 से 16 सेंटीमीटर का तो क्या होगा, ये डायमीटर होगा, यानी चौड़ा होगा, और वर्टिकली लंबाई में खोदा जाता है, ठीक है, जिसकी ग्राउंड से गहराई या ऊंचाई कह सकते हैं 13 से 26 फीट, यानी अपन यूजुअली ले तो 20 फीट का मान लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, लूज और सैंडी सॉइल होती है साइड में, और इसके अंदर सोइल को क्या करते हैं, होल को बम्बू यानी बम्बू जो होती है, बम्बू मैटिंग यानी बांस की लकड़ी के द्वारा या अर्थ फॉर्म रिंग के द्वारा, एक है ना ऐसी सीमेंटेड बनी हुई रिंग आती है, देखा होगा गाँव के अंदर, ठीक है, वो इनके अंदर क्या करते हैं, इस गोले में फिट कर देते हैं, ये जो गड्ढा बना है इसमें फिट कर देते हैं, जिससे क्या होगी, जो साइड की जो मिट्टी है ना वो नहीं आएगी, जिससे क्या होगा, पिट बंद नहीं हो, यानी जो गड्ढा होगा या पिट जो होगा हमारा बंद नहीं होगा, जो होल होगा वो बंद नहीं होगा इससे। तो ये बताया गया है। उसके बाद क्या करते हैं इसके ऊपर, अब ये गड्ढा तो बना लिया और बम्बू भी लगा दी हमने, या फिर हमने क्या की, रिंग भी लगा दी,
सीमेंट की बनी हुई। अब क्या करना है, एक स्केटिंग प्लेट जो कंक्रीट से बनी होती है उसको क्या करना है, इसमें लगाना है और इसकी सेंट्रल ओपनिंग हो, सेंट्रल में, ऐसा नहीं है, इस गड्ढे के बीचों बीच लगानी है इसे, ठीक है। और फुट रेस्ट होल के आसपास होना चाहिए, फुट रेस्ट होल के पास होने चाहिए। अब प्राइवेसी के लिए क्या करते हैं, सुटेपर एनक्लोज मेंटेन करते हैं, यानी कि जो भी आप चार दीवारी बनाना चाहें वो लगा सकते हैं, यानी आसपास चारों तरफ इस गड्ढे के बिल्डिंग बना सकते हैं, एक अच्छी ईंटों की या जैसी भी बनाना चाहें वैसी। इस लैट्रिन का यूज प्राइवेट पर्पज के लिए होता है, ना कि पब्लिक के लिए, यानी एक घर में जितने लोग हैं अपने अपने घर के लिए होता है ये, ऐसा नहीं है कि पब्लिक यूज कर सकते हैं, नहीं। जब बोर होल के अंदर जो कंटेन है वो 20 इंच तक भर जाएगा, तब स्क्वेटिंग प्लेट को हटाएंगे। तब मैंने यही तो बोला ये इतना बढ़ जाएगा 20 इंच तक की। अब इसमें ऊंचाई बता दी कि इतना बढ़ जाइए 20 इंच। स्क्वेटिंग प्लेट को उखाड़ देंगे, होल को क्या करेंगे, मिट्टी से कवर कर देंगे, बस। अब नाइट सोइल है इसके अंदर है, एक्सक्रीटा क्या करते हैं इसके अंदर, अब एनारोबिक डाइजेशन के द्वारा प्यूरिफाई हो जाते हैं। अब इसमें अवायवीय शोषण होता है और उसके द्वारा क्या होता है, इसमें खाद बन जाती है। इसके गुण क्या हैं, एक्सक्रीटा के रिमूवल के द्वारा ह्यूमन सर्विस की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमने स्वीपर वगैरह नहीं बुलाए ना, हाँ नहीं बुलाए। फ्लाई ब्रीडिंग भी नहीं होगी, कहाँ हो रही है, नहीं होगी। वाटर का पोल्यूशन भी नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन इसके दोष भी हैं कुछ, कैपेसिटी स्मॉल है, ठीक है। और क्या करते हैं, होल में स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, जैसे हमने लगाए स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ी ना, जैसे बांस की जरूरत पड़ी या फिर वो रिंग थी अर्थ वॉर्म की, उसकी जरूरत पड़ी, ठीक है। अब इस होल को डिग करना डिफिकल्ट है यदि सोइल लूज हो तो, यानी ये होल जो होता है इसको अगर सोइल मिट्टी जो है ना वो अगर लूज है बहुत ज़्यादा तो ये जल्दी बढ़ जाएगा, चाहे फिर कितना ही तुम बांस लगा लो या कितनी वो रिंग लगा लो। तो इसे क्या करना है, क्लोज हो जाता है वो सोइल अगर लूज हो तो, इसलिए इसको मतलब खोदे रखना यानी मेंटेन करना मुश्किल होता है। इसका मतलब ये है, डिग करना मेंटेन करना मुश्किल होता है, यानी उसे अब उसी पोजीशन में बनाए रखना मुश्किल होता है अगर वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा लूज है तो। अब इसमें ये बना रखा है मैंने डायग्राम, देखो ये है आरसीसी स्क्वेटिंग प्लेट है, ठीक है। उसके बाद ये मिट्टी होती है आसपास की, ये हमने क्या करती, बैम्बू की मैटिंग बना दी, ये लंबी लंबी दिख रही है ना वो। अब यहाँ पे ये एक्सक्रीटा है और ये क्या है, एक बोर होल है यानी गड्ढा है, ठीक है। ये बनाई है बोर होल लैट्रिन। उसके बाद देखते हैं डगवेल या फिर पिट लैट्रिन क्या होती है। बोर होल का इम्प्रूवमेंट वर्जन है। बोर होल मेथड जो ना यही मेथड है, बस इसका जो होल बनाएंगे ना उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अब उसके जो डायमीटर है, उसकी जो हाइट है, उसकी लेंथ है, उसमें चेंजेज है, बस कुछ नहीं है। इसके अंदर जो सर्कुलर पिट बनाएंगे ना उसका डायमीटर कितना कर देंगे, 30 इंच यानी 75 सेंटीमीटर कर देंगे और 10 से 12 फीट क्या कर देंगे, इसकी गहराई कर देंगे। उसमें हमने 20 फीट की गहराई रखी थी और उसमें हमने डायमीटर कितना रखा था, जो डायमीटर था वो 12 से 16 सेंटीमीटर था, इसमें डायमीटर बढ़ा दिया गया है, बस इतना बताया गया है। और स्क्वेटिंग प्लेट सेम बोर होल की तरह है। नाइट सोइल में क्या होगा, एनारोबिक डाइजेशन होगा और उसके द्वारा क्या होगा, वो नाइट सोइल जो होगी वो प्यूरीफाई हो जाएगी। अब इसमें जो अच्छी चीज़ क्या है, उसकी कैपेसिटी स्मॉल थी, इसकी कैपेसिटी क्या है, लार्ज है। बनाना आसान है, बनाने में स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि कम चौड़ा है ना, मतलब लंबाई में कम है गड्ढा, इसलिए। अब वही सेम डायग्राम है, यहाँ एक्सक्रीटा है, ये बैम्बू की मैटिंग है, ये क्या है, मड है और ये स्क्वेटिंग प्लेट है, सेम चीज़ है, बस एक डायमीटर चेंज है और बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। उसके बाद पढ़ते हैं वाटर सील लैट्रिन क्या होती है। इस टाइप के लैट्रिन में स्क्वेटिंग प्लेट लगाते हैं ना हम, वो वाटर सील के साथ में क्या होती है, फिट रहती है। अब एक बार बताऊं, ये स्क्वेटिंग प्लेट है, इसको उल्टा करके देखना, ठीक है। ये नीचे आएगा, ये बेस है, ठीक है, ये बेस है, इतना मान लो। ये यहाँ पे ना पानी का एक टैंक सा होता है, ठीक है, पानी का टैंक सा होता है, ये कनेक्टिंग पाइप होती है और पानी के टैंक में क्या करता है, ये जो हमारा एक्सक्रीटा है वो आके मिलता है और ये इसके थ्रू क्या करता है, इस मिट्टी में जाता है। यहाँ पे मिट्टी में एक ये होल बना रखा है और यहाँ पे ये मिट्टी है, ये होल बना रखा है, ठीक है, और इसमें आके ये कलेक्ट होता है। तो ये है वाटर सील लैट्रिन। देखते हैं एक बार और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी पढ़ने से। इस टाइप के लैट्रिन में स्क्वेटिंग प्लेट वाटर सील के साथ में क्या है, फिट है फिट। इससे जो मक्खियाँ होती हैं, फ्लाइज जो होती हैं वो एंटर नहीं करती, प्रिवेंट रहती है, बैड ऑर्डर नहीं आती और फाउल गैसेस से प्रिवेंट करती है। दो टाइप से डिज़ाइन किया गया है इस लैट्रिन का, एक तो PRAI टाइप यानी कि प्लानिंग
रिसर्च एक्शन इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। PRAI लखनऊ के द्वारा डिज़ाइन किया गया। RCA जो लैट्रिन होती है वो डिज़ाइन बाई रिसर्च कम एक्शन प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा इंडिया के द्वारा क्या गया, तैयार किया गया। दोनों का डिज़ाइन क्या है, सेम है, लेकिन दोनों को बनाने के तरीके, इंजीनियरिंग मेथड जो है ना वो डिफरेंट है। RCA लैट्रिन जो होती है इसका यूज अधिक होता है, इसका यूज कम होता है। तो यही है कि स्क्वेटिंग प्लेट को एक क्या कर दिया, वाटर सील टैंक के साथ में क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। ये कनेक्टिंग पाइप है और उसके बाद में इसमें अगर वो एक्सीटा आता है तो एक्सीटा इसमें आएगा और इसमें क्या होगा, एक होल बनाया गया है, ये होल बोर होल बनाया गया है और ये उल्टा कर लेना इसको, ये जमीन मतलब कि ये ग्राउंड ऊपर है, ठीक है। इसमें ये आएगा, मल आएगा पानी के साथ मिक्सअप होके और ये इसका कनेक्टिंग पाइप है, ये बताया गया है। इसका आगे वर्णन है, ये RCA लैट्रिन है, इसको पढ़ते हैं एक बार। RCA लैट्रिन पढ़ते हैं, बनाने का तरीका बताया गया है, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, ठीक है। आया तो क्वेश्चन यहीं से आएगा। लोकेशन सबसे पहले बना रहे हैं तो एक लोकेशन होनी चाहिए। यह वाटर सप्लाई से 15 मीटर की दूरी पर, ताकि वाटर पोल्यूशन ना हो। बैक्टीरियल कंटामिनेशन को रोकने के लिए यह लो एलिवेशन पे होना चाहिए, ठीक है। यानी कि एलिवेटेड एरिया पे नहीं होना चाहिए, स्लोपिंग एरिया पे नहीं होना चाहिए, लोअर एलिवेशन पे होना चाहिए, जहाँ ऑलरेडी एक गड्ढा हो उस एरिया पे होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो ज़मीन ऑलरेडी धसी हुई हो ऐसी। स्क्वेटिंग प्लेट लगानी है, स्क्वेटिंग प्लेट सीमेंट की बनी होनी चाहिए जिसे आसानी से वॉश कर सके, ठीक है। स्लैब कितनी होनी चाहिए स्क्वेटिंग प्लेट की, 3 फीट चौड़ी, 2 इंच मोटी और बाहरी किनारे से आधा इंच की स्लोप बाहर की तरफ रहे। जो स्केटिंग प्लेट है इसमें क्या होता है, स्लोप होनी चाहिए दोनों साइड में, ताकि रेस्ट जो वाटर है यहाँ पे वो साइड से ड्रेन हो सके, ठीक है। प्लेन और फुट रेस्ट के लिए क्या होना चाहिए, स्थान होना चाहिए। अब आता है पेन। पेन जो होता है 17 इंच लंबा होता है, 5 लंबाई चौड़ाई याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 इंच चौड़ा होता है इन फ्रंट पोर्शन का है ये, लेकिन पीछे की साइड में क्या होता है 8 इंच चौड़ा होता है। ऐसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होता है और स्लोप युक्त होना चाहिए, ये पेन बताया गया है। उसके बाद है ट्रैप। एक बैंड पाइप होता है जो कि पेन से कनेक्ट रहता है। पेन मतलब जिसमें पानी था वो, ठीक है, वो था ये। डायमीटर 3 इंच का होता है। जो ट्रैप जो एक बैंड पाइप होता है जो कि पेन से किसको कनेक्ट करता है, इसको। डायमीटर 3 इंच का होता है। 3/4 इंच की वाटर सील क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। अब वाटर सील क्या होती है, लेवल ऑफ वाटर इन द ट्रैप से लोवेस्ट पॉइंट इन द कॉन्केव अपर सरफेस ऑफ द ट्रैप तक डिस्टेंस वाटर सी है। यह फ्लाइज और बैड ऑर्डर को रोकता है। यानी कि वाटर सील के बारे में इसे बताया गया है कि लेवल ऑफ वाटर इन ट्रैप, ट्रैप के अंदर, ये जो ट्रैप वाला टैंक है इसके अंदर जो पानी का लेवल है, लोवेस्ट पॉइंट इन द अपर कनकेव सरफेस, इसकी अपर कनकेव सरफेस के लोवेस्ट पॉइंट टू द ट्रैप तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है अपर सरफेस के मिड पॉइंट से इसके लोअर मतलब कि लेवल मतलब ट्रैप के लोअर पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ये जो होता है वो वाटर सील होती है। यानी कि उस जो ट्रैप के अंदर जितना पानी होगा उस पानी का लेवल होता है वाटर सील। ये क्या करता है, फ्लाइज और बैड ऑर्डर को रोकता है। तो पानी इसमें रहेगा, एक्सक्रीटा इसमें आएगा, जैसा कि पिछले वाले डायग्राम में दिखाया गया है। एक सेकंड, ये रहा। तो ट्रैप है, ये समझ तो रहे हो ना। देखो ये ट्रैप है, ये स्क्वेटिंग प्लेट थी, ठीक है। तो ये जो लेवल है ना, ये जो पानी का लेवल है, इसके लो पॉइंट से इसकी सरफेस के मिड पॉइंट का जो लेवल है, ये है वाटर सील। तो जो एक्सक्रीटा होगा वो इसी में आएगा। और ट्रैप और स्क्वेटिंग के बीच जो होती है वो एक कनेक्टिंग पाइप होती है, जो कैसी हो क्या होती है, पेन कहलाती है। कनेक्टिंग पाइप हो गया। फिर उसके बाद आता है, अब मेरी बात सुनो, देखो इसमें इसको तो बोला है पेन, और अब इस बोरवेल को, बोर होल को, और ये जो है ट्रैप, इसको जो कनेक्ट करेगी ना, इसका नाम दिया है कनेक्टिंग पाइप। ये है कनेक्टिंग पाइप, ठीक है। ये बहुत अजीब चैप्टर है, ये थोड़ा समझ में इजीली नहीं आएगा। जब पिट को यानी कि गड्ढे को
स्लैब से दूरी पर डग किया जाता है, यानी एक गड्ढा बनाया है स्लैब से थोड़ी दूरी पर, और उस गड्ढे को क्या करते हैं, कनेक्टिंग पाइप जो मैंने बताया 3 इंच डायमीटर का होता है, इसके द्वारा पिट को और स्लैब को कनेक्ट किया जाता है। ट्रैप को और स्लैब को क्या किया जाता है, इस कलेक्टिंग पाइप के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, कनेक्ट, यानी गड्ढे के अंदर ट्रैप को कनेक्ट किससे कर रहे हैं, मेन बात ये है, कनेक्टिंग पाइप से कर रहे हैं। लेंथ कितनी है, 1 मीटर की होती है। अब है ये गड्ढा, अब ये डग बनाया हमने, वो 10 से 12 फीट गहरा होना चाहिए, 30 इंच डायमीटर का होना चाहिए, और लूज सोइल से बैम्बू मैटिंग के द्वारा क्या होता है, ये फिट होगा, या फिर रिंग का हम यूज कर लेंगे, वही रिंग बनाएंगे, रिंग रख देंगे इसके अंदर ताकि सोइल आके क्या करे, इस गड्ढे को भर ना दे, या फिर बैम्बू मैटिंग लगा देंगे। सुपर स्ट्रक्चर क्या होती है, सुपर स्ट्रक्चर मतलब है कि आसपास 4 दीवारी बनाना, यानी कि प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए सुपर स्ट्रक्चर बनाया जाता है, यानी आसपास चारों तरफ दीवार बना दो। मेंटेनेंस, स्क्वेटिंग प्लेट को वॉश करना है, क्लीन करना है, पेन का अगर यूज हो गया तो उसके बाद में क्या करना है, प्रॉपर फ्लश कर देना है। वाटर सील लेट्रिन का मॉडिफाइड टाइप है। वाटर सील लेट्रिन जो का मॉडिफाइड टाइप क्या होता है, सुलभ शौचालय होते हैं, कम जल की आवश्यकता होती है और पब्लिक पर्पस के लिए क्या होते हैं, ये यूज होते हैं। फिर आता है सेप्टिक टैंक। यह मेथड उन घरों व इंस्टीट्यूशन के लिए होता है जहां वाटर सप्लाई पर्याप्त है परंतु पब्लिक सीवेज सिस्टम नहीं है। पब्लिक सीवेज सिस्टम जो होता है, सीवेज सिस्टम जो होता है वहाँ से कनेक्ट नहीं है, मतलब समझ रहे हो, सीवेज सिस्टम नहीं है लेकिन वाटर सप्लाई पर्याप्त है, ठीक है। इसके डिज़ाइन का फीचर देखा जाए तो कैसा बनाया जाएगा, इसकी कैपेसिटी होती है 2.5 से 5 फीट क्यूब पर पर्सन, इतना एरिया एक पर्सन के लिए चाहिए होता है, यानी इसकी कैपेसिटी होती है 2250 लीटर की। डेप्थ जो उसकी गहराई अगर देखते हैं इस टैंक की तो 5 से 7 फीट गहरा होता है ये टैंक। और कवर किससे होगा, ये कंक्रीट की स्लैब के द्वारा, मेन होल के द्वारा, मतलब कि एक स्लैब होती है स्क्वेटिंग प्लेट के द्वारा कवर होगा। एयर स्पेस मिनिमम 1 फीट का इसमें स्पेस होना चाहिए एयर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इनलेट और आउटलेट, यह पाइप और लिक्विड में सबमर्ज्ड होता है। वर्किंग ऑफ सेप्टिक टैंक, अब सेप्टिक टैंक जो होता है वो कार्य कैसे करता है, टैंक में सॉलिड वेस्ट जो होता है वो नीचे बैठ जाते हैं और नीचे बैठ के क्या करते हैं, अब एक बात बताओ, किसी भी एक्सक्रीटा के अंदर कुछ तो सॉलिड वेस्ट होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, ठीक है। ये पानी में घुलेगा एक्सक्रीटा, तो इससे क्या होगा, जो हैवी मेटल होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, तो नीचे बैठ के तो बना रहे हैं स्लज, ऊपर रह के बना रहे हैं स्कम, ठीक है। तो लाइट जो टैंक में जो सॉलिड है वो नीचे बैठ जाएगा, स्लज बनाएगा, और लाइट सॉलिड वेस्ट जो होगा वो सरफेस पे आएंगे और स्कम बनाएंगे। और एनारोबिक डाइजेशन होगा किसके द्वारा, बैक्टीरिया फंजाई के द्वारा, और वहाँ पर सॉलिड जो होंगे, जो स्लज था वो केमिकल कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। और यह जो रहता है प्यूरिफिकेशन की फर्स्ट स्टेज होती है कि वहाँ पे क्या हुआ, एनारोबिक डाइजेशन हुआ, जिसके अंदर क्या हुआ, सॉलिड किस में चेंज हो गया, केमिकल कंपाउंड में चेंज हो गया। इसमें अब इस सॉलिड का कुछ भाग तो लिक्विड होता ही है, लिक्विड होता ही है ना सॉलिड का कुछ भाग, जब केमिकल कंपोजिशन का उसका सॉलिड का कुछ भाग लिक्विड है और कुछ गैस में चेंज हो जाएगा, मेनली CH4। उस CH4 को क्या करते हैं, हम यूज कर लेते हैं लिक्विड। अब उसकी भी अलग विधि है कि वहाँ पे एक पाइप लगाया जाता है इस टैंक के अंदर और उस CH4 को यूज किया जाता है। अब लिक्विड आउटलेट से पास होता है, लिक्विड जो होगा, जितना भी लिक्विड बना है इस केमिकल कंपोजिशन के बाद में या एनारोबिक डाइजेशन के बाद में, स्लज का जो भी हमने एनारोबिक डाइजेशन किया है उसके बाद में जो भी इसमें लिक्विड बना और कुछ गैसेस बनी उसको निकाल देंगे बाहर। अब जो लिक्विड बना उसको आउटलेट एक पाइप होता है जिसके द्वारा क्या करते हैं, पास कर देते हैं, जिसे इफ्लुएंट कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया भी होता है, ओवा भी होगा, ओवम भी होंगे, सिस्ट भी होंगे, ऑर्गेनिक मैटर भी होगा। इससे क्या कर देंगे, अब इस लिक्विड को किस में करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, कहीं ना कहीं तो इसे डालना पड़ेगा ना, इस लिक्विड को मिट्टी में डाल देते हैं। जहां ऑर्गेनिक मैटर क्या करते हैं, अब मिट्टी में डाल दिया तो वहां पे क्या होगा, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होकर क्या करते हैं, वो CO2
गैसेस में चेंज हो जाएंगे, CO2, NO2 या H2 में, पानी में चेंज हो जाएंगे। इसे सेकंड प्यूरिफिकेशन कहते हैं। तो सबसे पहले सेप्टिक टैंक में फर्स्ट प्यूरिफिकेशन कब हुआ था कि जो हमारा सॉलिड था वो नीचे बैठ गया, स्लज बनाया। इस स्लज में एनारोबिक डाइजेशन हुआ। एनारोबिक डाइजेशन के तहत फर्स्ट प्यूरिफिकेशन के अंदर हमारा मैटर बना, एक तो लिक्विड बना और एक गैसेस बनी। गैसेस CH4 थी जिसको हमने यूज कर लिया ईंधन के रूप में, ठीक है। लिक्विड बना तो इस लिक्विड को हमने मिट्टी के अंदर पास आउट कर दिया, आउटलेट के द्वारा, पाइप के द्वारा। अब इसे मिट्टी को हम मिट्टी के अंदर जब हमने इसे पास आउट किया है इस लिक्विड को, तो इस लिक्विड का जो ऑर्गेनिक मैटर होगा वो ऑक्सीडाइज होगा और गैसेस में परिवर्तित होता है और पानी में परिवर्तित होता है, और वहाँ पर इसे कहते हैं सेकेंड प्यूरिफिकेशन। तो ये था सेप्टिक टैंक का मेथड। मतलब ये है, देखो इसमें समझते हैं डायग्राम में एक बार। ये स्क्वेटिंग प्लेट है, मेन होल है, ठीक है। ये एयर स्पेस था, ठीक है। ये होल बना है, ये सेप्टिक टैंक है ये, ठीक है। अब ये जो है ना चारों ये बाउंड्री है, ठीक है। ये इनलेट है, यहाँ से मल क्या होगा, एंटर करेगा, या ठीक है। ये व्यवस्था ऐसे बनाई हुई होती है कि यहाँ से इनलेट होता है, और अब ये स्लज है, नीचे स्लज बैठा, नीचे स्लज हुआ, क्या हुआ, एनारोबिक डाइजेशन हुआ। तो इससे क्या हुआ, लिक्विड ऊपर स्कम बना रहा था तो ये स्कम है। अब इसमें से जब एनारोबिक डाइजेशन हो जाएगा तो कुछ तो क्या मानेगा, लिक्विड बनेगा। अब ये लिक्विड क्या होगा, बाहर निकलेगा, और इस लिक्विड को हम इफ्लुएंट कह रहे थे, तो ये रहा इफ्लुएंट। अब ये इफ्लुएंट क्या रहा, बाहर आ रहा था। अब इस इफ्लुएंट को क्या किया हमने, बाहर भेजा, किसमें, सॉइल के अंदर भेजा, और सॉइल के अंदर क्या हुआ, सेकेंड प्यूरिफिकेशन हुआ, ठीक है। मेंटेन किस प्रकार करते हैं, सोप वाटर या फिर फिनोल का यूज करते हैं, किसके लिए, बैक्टीरिया ग्रोथ करने के लिए। इसमें जो पानी होता है इसके अंदर क्या करते हैं हम, सोप मिला देते हैं, फिनोल मिला देते हैं। एक साल में एक बार इसकी डीस्लजिंग करनी चाहिए, यानी कि इसके स्लज को क्या करना है, बाहर निकाल देना चाहिए। अब आता है एक्वा प्राइवी। एक्वा प्राइवी जो होता है इसमें क्या होता है, वाटर से भरा हुआ वाटर टाइट चैम्बर होता है। टैंक जो होते हैं, इसके जो टैंक बनेंगे ना एक्वा प्राइवी के, सर्कुलर बनेंगे या फिर रेक्टेंगुलर बनेंगे। 1 मीटर क्यूब स्पेस रिक्वायर्ड होता है एक स्मॉल फैमिली फॉर 6 ईयर। ये 6 साल के लिए एक छोटी फैमिली के लिए पर्याप्त होता है एक्वा प्राइवी। पब्लिक यूज के लिए इसे डिज़ाइन कर सकते हैं हम, यानी बना सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। वर्किंग जो होगी इसकी पूरी, जो वर्किंग का प्रोसेस होगा, फर्स्ट प्यूरिफिकेशन, सेकंड प्यूरिफिकेशन, डायरेक्ट जो सेम सब कुछ होगा सेप्टिक टैंक की तरह होगा। गैसेस बाहर निकालने के लिए, अब उसकी जो CH4 थी उसको तो हम कहीं उसका यूज़ बताया नहीं गया कि किस तरह से करेंगे, लेकिन एक बार मैंने बताया था कि उसे पाइप के थ्रू क्या करेंगे, हम ईंधन के रूप में काम में ले सकते हैं। लेकिन इसमें बताया गया है कि जो CH4 बनी है, हमारी जो गैसेस बनी है, उसको बाहर निकालने के लिए क्या होता है, छत पर एक चिमनी बना देते हैं, ठीक है। छत पर क्या करते हैं, एक पाइप निकाल देते हैं, निकला हुआ भी होता है, गाँव में देखना जब लेटरिन होती है तो उसके ऊपर एक पाइप होता है ऊपर, जिससे हवा पास आउट होती रहे, देखना होता है, ठीक है। गैसेस बाहर निकालने के लिए छत पर एक पाइप खुला होता है। अब एनारोबिक डाइजेशन से बने स्लज का टाइम टू टाइम क्या कर देंगे, रिमूवल करेंगे। और यहाँ पे एनारोबिक डाइजेशन हुआ है, ठीक है। एनारोबिक डाइजेशन हुआ है तो यहाँ पे स्लज बना और एक लिक्विड बना था, एक गैस बनी थी। तो ये जो स्लज वहाँ पे नीचे जमा होता जाएगा तो इसकी क्या कर देंगे, डिस्लजिंग करवा देंगे एक बार, साल में एक बार। उसके बाद पढ़ते हैं केमिकल क्लोसेट, जो कि एरोप्लेन में जो वॉशरूम होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड भरा हुआ होता है इन टैंक में। इनसे भरा हुआ एक टैंक होता है जो कि क्या होता है, क्लोसेट, यानी कि एक पाइप के थ्रू क्या होता है, जुड़ा होता है। अब फ्लूइड जो होता है इसके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड भी डाल सकते हैं हम। डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड जो है वो क्या हो सकता है, फॉर्मेल्डिहाइड भी होता है या सेवलॉन भी हो सकता है, जिसमें एमोनियम के कंपाउंड हो सकते हैं। ये हार्मलेस डाई भी हो सकती है और डिओड्राइजिंग सब्सटेंस भी हो सकते हैं, डिओडर्जिंग सब्सटेंस भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें टैंक जो होता है एक क्या होगा, अब ये टैंक है, ये पाइप से जुड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगी, स्क्वेटिंग प्लेट लगी होगी या फिर एक सीट लगी होती, स्क्वेटिंग प्लेट मान लो, सीट मान लो, एक ही बात होती है, ठीक है। इन क्लोसेट का यूज एरोप्लेन में, लग्जरियस में और बसेस में होता है, ठीक है। अब आता है लेट्रिन सूटेबल फॉर टेम्परेरी यूज। 3 पढ़े थे हमने, पहला सर्विस टाइप, नॉन सर्विस टाइप, तीसरा पढ़ा था टेम्परेरी यूज यानी मेले कैंप में लगाते हैं। फिर इसमें आता है स्लो ट्रेंच लेटरिन, यानी कोई भी प्रकार का, किसी प्रकार कोई कैंप लगा तो वहाँ पर लोगों की व्यवस्था किस तरह से होगी, वॉशरूम की, वो इस तरह से होगी। 100 लोगों के लिए है ये शैलो ट्रेंच वाला, ठीक है। इसमें ट्रेंच यानी एक
क्या बनाई जाती है, क्या बोलते हैं इसे, ट्रेंच को, मतलब खुदाई, एक वो बनाई जाती है, खाद सी बनाई जाती है ज़मीन के अंदर खुदाई करके। ठीक है, 10 से 12 फीट लंबी होगी, 1 फीट क्या होगी, चौड़ी होगी ये, और 3 से 5 फीट क्या होगी, गहरी होगी। ये मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होती है। इसमें वाटर फैसिलिटी भी प्रोवाइड होती है। ठीक है, पीपुल शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू कवर फीसेस विद अर्थ, यानी कि अपने मल को बोला जाता है कि जब भी आप फ्रेश होके आओ तो जब आप फ्रेश हो लो तो उसके बाद में आप अपने फीसेस को क्या कर दो, मिट्टी के द्वारा कवर करके आना। ठीक है, ये बोला जाता है। स्वीपर की पोस्टिंग लगाई जाती है यहाँ पे। और जब ट्रेंच क्या करती है, ग्राउंड से 1 फीट नीचे तक भर जाती है पूरी, उसके बाद में से मिट्टी से कवर कर देते हैं और इसका यूज नहीं करते हैं। और शैलो ट्रेंच जो होती है, लेट्रिन जो होती है, वो शॉर्ट पीरियड यानी 7 दिन के लिए काम में ले सकते हैं। मेले और कैंप में ये काम में आती है। उसके बाद था डीप ट्रेंच। इसमें ट्रेंच की लंबाई चौड़ाई बदल जाएगी। 2 से 5 फीट चौड़ी होती, 2.5 से 3 फीट चौड़ी होगी, 6 से 8 फीट क्या होगी, गहरी होगी, और लेंथ अकॉर्डिंग टू नीड। सीट या स्क्वेटिंग प्लेट लगी होगी। प्राइवेसी के लिए क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, यानी 4 दीवारी बनी हुई होती है। अदर रिक्वायरमेंट शेलो ट्रेंच के हिसाब से होगी, उसके तरह बनाई जाएगी। और यह वीक टू मंथ यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, और वो ओनली 7 दिन के लिए थी। ठीक है, और ये कैंप में यूज होती है। तो ये था अनसीवेज्ड एरिया जो होता है, अनसीवेज्ड एरिया जो होता है वहाँ पर एक्सक्रीटा का डिस्पोजल था। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक्सक्रीटा डिस्पोजल फॉर सीवरेज एरिया, यानी कि शहरों के अंदर जहाँ सीवर लाइन होती है वहाँ पर एक्सक्रीटा डिस्पोजल किस तरह करते हैं। क्लास ज्वाइन कीजिए। अब हम पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट। टाइम आउट हो गया, दोबारा ज्वाइन करो।